हेलो फ्रेंड्स, मैं शिशिर पांडे। आज आप सभी के साथ एक जनरल साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी इम्यूनिटी से रिलेट करता है कि कैसे ये पर्टिकुलर चीज़ हमारी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करती है, ये पर्टिकुलरली हमारे इम्यून सिस्टम पर इसका किस तरीके से असर होता है, इस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जो टॉपिक का नाम है वो है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ A1 एंड A2 मिल्क। अब देखिए, इस टॉपिक में जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है कि किस तरीके से A1 और A2 मिल्क को कैटेगराइज करा गया है और A1 और A2 मिल्क का क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली स्लाइड में आप देख रहे हैं बच्चों कि एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अगर हम मिल्क सोर्स की बात करते हैं तो ये मिल्क सोर्स हमें बेसिकली मिलता कहाँ से है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डेयरी एनिमल्स हैं, जैसे पर्टिकुलरली काउस, बफलोस, इनसे हमें मिल्क सोर्स मिलती है। लेकिन बफलोस पे बात ना करते हुए हम पर्टिकुलरली अपने इस टॉपिक के डिस्कशन को इंडियन काउ ब्रीड्स वर्सेस द फॉरेन काउ ब्रीड्स के बीच में जो प्राइमरीली डिफरेंस मिल्क प्रोडक्ट में होता है या मिल्क में होता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हम मिल्क को विच इज़ बेटर एंड व्हाई इट इज़ बेटर, इसके बारे में कुछ आपको एविडेंसेस देंगे और जितनी भी रिसर्च इस टाइप के मिल्क पे हुई है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज आपके साथ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दो बातें हमने डिस्कस करी हैं कि जो ओरिजिन मिल्क का है वो हमें किस काउ से मिलेगा और विच मिल्क इज बेटर, A1 और A2। यही दो मुद्दों पर बेसिकली हम आज अपना डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो भी मैंने इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करी है वो इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी देसी या इंडिजिनस काउ है और जो हमारी एग्जॉटिक ब्रीड्स की काउज हैं जो कि हम डेयरी में बेसिकली यूज करते हैं, उनका जो बेसिक साइंटिफिक डिफरेंस है वो क्या है। तो पर्टिकुलरली अगर हम हमारी देसी गाय की बात करेंगे और एग्जॉटिक काउज की अगर हम बात करेंगे, तो अगर उनको हम साइंटिफिकली देखें तो बॉस इंडिकस जो है वो हमारी बेसिकली देसी गाय है और जो फॉरेन ब्रीड्स की गाय हैं वो बेसिकली बॉस टॉरस में आती हैं। देखिए, फैमिली बोविडी सेम है, जीनस बॉस सेम है, दोनों ही एनिमेलिया किंगडम में आती हैं। लेकिन बॉस इंडिकस वो इंडियन ओरिजिन की काउज हैं जिन्हें हम नॉर्मली देसी गाय कहते हैं, और जो एग्जॉटिक काउज हैं उनका जो साइंटिफिक नेम है वो है बॉस टॉरस। तो प्राइमरीली डिफरेंस यही है कि इनमें स्पीशीज में फर्क है, ये दोनों एक नहीं है, क्योंकि इनकी जो बेसिक स्पेसिफिसिटी है, जो स्पीशीज क्लासिफिकेशन है, वो डिफरेंट है। अब देखिए, आपसे डिस्कशन में अगर हम ये चीज़ लेके आए कि कुछ देसी गाय के या इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काउस के आपको नाम आपने सुने ही होंगे, जैसे गिर, रेड सिंधी, साहिवाल, हलिकर एंड किलारी एंड हरियाणवी, कांक्रेज। इस तरीके की जो ब्रीड्स होती हैं वो बेसिकली इंडिजिनस हैं। इंडिजिनस का मतलब ये है कि ये इनका ओरिजिन इंडियन सिनारियो में इंडिया में ही हुआ और ये यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट, देयर जेनेटिक लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, दे आर वेरी मच अडेप्टेड टू द इंडियन सिनारियो। वेयर एज जो एग्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ काउस इंडिया में आई, जो कॉमनली जिसमें जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजन, ब्राउन स्विस, रेड डेन, आयशेयर एंड ग्वार्सनी, ये जो काउस इंडियन ओरिजिन में आई, ये बेसिकली इसलिए आई ताकि जो मिल्क की क्वांटिटी है, क्वालिटेटिवली नहीं क्वांटिटेटिवली, उनको हम बेसिकली अपनी देसी गायों के साथ क्रॉस करके उन्हें बढ़ा पाए। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था क्लासिफिकेशन पर, जिसमें हमने देसी गायों को एग्जॉटिक गायों से अलग किया।
अब देखिए, अगर हम यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूसिंग की बात करें तो आगे जाके मैं आपको कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क बताऊंगा, और लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी पहचान मैं जरूर कराना चाहूंगा आपको कि जो देसी गाय होती हैं और जो एग्जॉटिक ब्रीड्स होती हैं उनमें क्या फर्क होता है। तो कभी आपने देखिए इस तरीके की गाय देखी हो जो कि बेसिकली गुजरात में पाई जाती है, इसे हम गिर गाय कहते हैं। ये है साहिवाल, ये देखिए बड़े सिंहों वाली जिसको हम कांकरेज कहते हैं, और ये देखिए ये है रेड सिंधी। और ऑन द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे गाय देखें, देखिए ये करन स्विस, होल्स्टन फ्रीजन, जर्सी एंड ब्राउन स्विस। ये इस तरीके की गाय अगर कभी आपने देखी हो तो आप समझ जाइए कि ये कौन सी गाय हैं। ये एक्चुअली एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं। देखिए मैंने आपको क्लियरली साइंटिफिकली भी बताया कि बॉस इंडिकस जो है वो इंडियन काउस हैं, और जो बॉस टॉरस है वो बेसिकली फॉरेन ब्रीड्स की गाय। अगर आप बेसिक डिफरेंस यहाँ पे देखें, किसी भी इंडियन ब्रीड की गाय को अगर आपको पहचानना हो तो देखिए यहाँ पर हर एक इंडियन ब्रीड की काउ में जो हम्प होता है वो जरूरी होता है। तो ये एक मेन सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है जिससे हम इंडियन ब्रीड्स की गाय को पहचान सकते हैं। देखिए कहीं पे भी फॉरेन ब्रीड्स की गाय में कहीं पे भी देखिए हम्प नहीं है। तो आगे जाके मैं बेसिकली 3 कैरेक्टराइजेशन भी लेने वाला हूं कि हम किस तरीके से इंडियन प्योर ब्रीड काउस को फॉरेन काउस से पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक बेसिक फीचर हमने लिया हुआ है इंडियन एंड एग्जॉटिक काउस पे। तो देखिए अगर हम इंडियन ब्रीड की बात करें, जहाँ पे मैंने गिर गाय की बात करी है, वैसे वेटनेरियंस इसको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे हमसे। मेरा बेसिक काम यहाँ पर यही है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी है वो आप सभी के साथ शेयर करूँ। देखिए यहाँ पे कोई भी हम्प एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ काउ में नहीं पाया जाता। ये देखिए ये स्ट्रेट होता है, बल्कि जो हमारी देसी गाय है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये हम्प होना जरूरी है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो हम्प है इसमें एक ऐसी वेन होती है जिसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, जो कि बेसिकली सूर्य के रेडिएशंस को अपने साथ इनकलकेट कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो सूर्य से मिलने वाली गुणवत्ता है वही इसके दूध में बेसिकली आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप किसी भी एग्जॉटिक ब्रीड की बात करें तो फ्लैप देखिए वहां पर नहीं पाया जाएगा, लेकिन हर एक देसी ब्रीड में चाहे कम हो चाहे ज्यादा, चाहे रिंकल्ड हो या स्ट्रेट, लेकिन फ्लैप जरूर होगा जिसे हम गल कंबल के नाम से जानते हैं। अब अगर आप इसकी बॉडी को देखें तो हम से जैसे जैसे ये पीछे जाती रहती है ये कर्व्ड होती है, लेकिन अगर आप देसी गाय की बात करें तो ये बॉडी देखिए कर्व्ड होगी, लेकिन अगर आप बेसिकली एग्जॉटिक ब्रीड्स की बात करें तो ये बॉडी देखिए इट इज मोर स्ट्रेटर। तो बेसिकली नो हम्प, नो फ्लैट एंड स्ट्रेटर बॉडी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एग्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ काउज, वेयर एज फ्लैप जिसको गलगंबल कहा जाता है, हम्प एंड अ कर्व्ड बॉडी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिजिनस और देसी काउस। अब देखिए इनसे ही मिलेगा हमें मिल्क या दूध। अब चाहे वो देसी गाय हो चाहे वो एग्जॉटिक ब्रीड्स हो, हमें मिलना तो दूध ही है। अब दूध में देखिए हर एक चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो दोनों के ही मिल्क से मिलेगी, बट देयर इज अ डिफरेंस जो कि आगे जाके एक गाय को के मिल्क को गुड क्वालिटी मिल्क और एक को हम ये कह सकते हैं कि हमारे ह्यूमन सिस्टम के लिए थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट बना देता है। तो अगर आप 1 कप मिल्क की बात करें जो कि अराउंड हम कितना ले रहे हैं 250 ml ले रहे हैं, तो अगर उसका आप सॉलिड कॉम्पोजिशन देखेंगे तो दैट इज अराउंड 30 to 38 grams, whereas the water content in that milk is around 212 to 220 grams.
अब देखिए जो सॉलिड का ही सारा गेम है, क्योंकि वाटर तो हमारे लिए वैसे भी एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है जो हमारे बॉडी सेल्स में भी पाया जाएगा और ऑब्वियस सी बात है मिल्क में भी पाया जा रहा है, लेकिन जो ये सॉलिड कॉम्पोजिशन है यही बेसिकली डिफरेंस क्रिएट करता है मिल्क की क्वालिटी में। देखिए लैक्टोज जो होता है 10 to 12% होता है। आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि दे आर इनटॉलरेंट टू लैक्टोज, उनको मिल्क या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एक्चुअली हजम नहीं होते क्योंकि उनकी बॉडी ये लैक्टोज को एसिमुलेट नहीं कर पाती। जो फैट कंटेंट होता है मिल्क में दैट इज अराउंड 7 to 5 ग्राम्स, मिनरल्स जो होते हैं वो 2 to 2.5 ग्राम्स होते हैं और प्रोटीन्स जो होते हैं वो 7 to 10 ग्राम्स होते हैं। और बेसिकली मिल्क में दो तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक को हम केसीन कहते हैं और एक को हम वे प्रोटीन कहते हैं। जो केसीन है दैट इज अराउंड 6 to 8 ग्राम्स, वेयर एज द वे प्रोटीन इज अराउंड 1 to 2 ग्राम्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि केसीन के अलावा मिल्क में कौन सा दूसरा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर है बच्चों वे प्रोटीन। अब सारा बायोकेमिस्ट्री का जो गेम है ये केसीन प्रोटीन खेलता है और इस केसीन प्रोटीन को ही कॉमनली हम मिल्क प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये जो केसीन प्रोटीन होता है इसमें 3 तरीके के केसीन के फॉर्म्स मिलते हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा केसीन, एक को हम कहते हैं बीटा केसीन, एक को हम कहते हैं कप्पा केसीन। इसमें जो अल्फा केसीन है दैट इज अराउंड 3 to 4 ग्राम्स, बीटा केसीन is around 2 to 3 grams and kappa casein is around 0.75 to 1 grams। अब जो मेन रोल प्ले करता है वो है बीटा केसीन। अब बीटा केसीन जो होता है ये A1 और A2 जो हम वर्ड यूज करते हैं ये बीटा केसीन का ही वेरिएंट है और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे A1 और A2 मिल्क में हम एक्चुअली डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड पे जाते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर डिफरेंस बिटवीन द A1 एंड A2 टाइप ऑफ मिल्क। तो आप ये चीज समझिएगा कि बीटा केसीन के ये वेरिएंट्स हैं जिनको हम बेसिकली A1 एंड A2 कहते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पर यह समझना पड़ेगा कि जो बीटा केसीन प्रोटीन है, ऑब्वियस सी बात है अगर हम यहां पे प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर एंड दिस पॉलीमर इज मेड अप ऑफ some definite number of amino acids and the number of amino acids which are present in beta casein protein is 209 या 209। तो सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं उनका नंबर बीटा केसीन प्रोटीन में 209 या 209 होता है। अब देखिए दोनों में अगर हम फर्स्ट पोजीशन से यहां पर 209th पोजीशन पे चलेंगे तो दोनों चेन में एक 67th पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड में डिफरेंस होता है। दैट मींस मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर एक पॉइंट म्यूटेशन का केस बन जाता है जिस कारण से दोनों वेरिएंट्स ऑफ द बीटा केसीन प्रोटीन में डिफरेंस आ जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है ये देखिए इस पोजीशन पे है जहां पे आप यहां पर प्रोलीन और हिस्टिडीन देख रहे हैं। तो अगर आप बीटा A2 बीटा 2 केसीन की बात करेंगे तो 67th पोजीशन पर आप देखेंगे कि 67th पोजीशन पर आप यहां देखेंगे ये पोजीशन बच्चों 67th है, ये पोजीशन 67th है। तो आप यहां पे देखेंगे कि बीटा 2 केसीन जो A2 वेरिएंट की जब मैं बात करूंगा तो आप यहां पे देखेंगे कि प्रोलीन एज एन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे A1 बीटा केसीन की तो आप यहां देखेंगे हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स प्रोलीन और हिस्टिडीन का ही बेसिक फर्क है जब हम यहां पर
बीटा केसीन के वेरिएंट्स की, दैट इज A2 और A1 की बात करेंगे। तो A2 में हमने सीखा कि 67th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा वो प्रोलीन होगा, और A1 में जो प्रेजेंट होगा वो हिस्टिडीन होगा। अब इनके प्रेजेंट होने से होता क्या है, इन दोनों अमाइनो एसिड के कारण सिर्फ एक अमाइनो एसिड ऐसा है जो कि प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करवाता है। दैट मीन्स कि एक अमाइनो एसिड इनमें से प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करवाता है। कोई भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो कि यहां पर बेसिकली इलास्टेज होता है, इस चेन को, इस बीटा चेन को तोड़ देता है और उससे एक 7 अमाइनो एसिड की चेन अलग हो जाती है, और उस चेन को हम बेसिकली बीटा कैसोमॉर्फिन 7 या जिसको हम BCM7 बीटा कैसोमॉर्फिन 7 के नाम से जानते हैं, और ये देखिए इसको हम कहते हैं BCM7। तो चलिए देखते हैं कहां पर क्लीवेज की पॉसिबिलिटी होती है। एक्चुअली ये जो प्रोलीन रेसिड्यू है, आप सभी जानते हैं कि इसमें अमाइनो ग्रुप नहीं होता, इम्यूनो ग्रुप होता है, जिस कारण से ये प्रोटोलिटिक क्लीवेज नहीं कराता। दैट मीन्स कि जो A2 प्रोटीन है उससे ये BCM7 पेप्टाइड जो कि 7 अमाइनो एसिड की है, ये रिलीज नहीं हो पाती है। लेकिन A1 वेरिएंट को जब हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा यहां पर प्रोटियोलिटिक एंजाइम जब इस पर एक्ट करता है तो यहां पर एक 7 अमाइनो एसिड की चेन को रिलीज कर देता है, जिसे हम बीटा कैसमोमॉर्फिन 7 के नाम से या BCM7 के नाम से जानते हैं। और ह्यूमन सिस्टम में यही एक ऐसी चेन है जो अलग से हमारी बॉडी पर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। तो सिर्फ ये कह देना A1 अच्छा है या A2 अच्छा है या दोनों अच्छे हैं, ये तब तक वैलिड नहीं है जब तक कि हम इसकी सिग्निफिकेंस ना समझ लें। अब देखिए, हम यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये बीटा कैसमोमॉर्फिन 7 जिसको हम BCM7 कह रहे हैं, ये हमारी बॉडी पे क्या इंपैक्ट डालता है। और इसके पहले हम ये देखेंगे कि जो क्रॉस ब्रेड जीनोम है, इसको आप समझिए कि जब मैं बात कर रहा हूं, देखिए ये जीनोम की, ये हम अगर DNA स्ट्रैंड की बात करें A1 की, तो मैं यहां पर इसको कह रहा हूं बच्चों कि अगर हमारे पास प्योर एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, अगर हमारे पास प्योर एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, तो हमने देखा कि वहां पर A1 वेरिएंट ऑफ बीटा केसीन है, जहां पर हमने ये देखा था कि हिस्टिडीन देखिए 67th पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ मिल्क हमें मिलता है वो आजकल हमें एक मिक्स्ड मिल्क मिलता है जिसमें A1 और A2 प्रोटीन दोनों होते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, इस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। देखिए प्योर एग्जॉटिक ब्रीड है तो उसमें जो होमोजाइगोसिटी होने वाली है वो A1 वेरिएंट की ही होने वाली है, बीटा केसीन A1 वेरिएंट की ही होमोजाइगोसिटी होने वाली है। लेकिन अगर हम देखिए यहां पर प्योर इंडिजिनस ब्रीड की बात करें, प्योर इंडिजिनस ब्रीड की बात करें, जिसको हम बेसिकली देसी गाय कह रहे हैं, जिसे हम अपनी देसी गौ माता कहते हैं, तो उनमें ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उनका ओरिजिन इंडिया में ही हुआ है, तो उनका जो भी वेरिएंट है वो होमोजाइगोसिटी के कारण देखिए A2 ही पाए जाएंगे, उसके जीनोम में A2 ही पाए जाएंगे और एग्जॉटिक में A1 ही पाया जाएगा। तो दोनों होमोजाइगस स्टेट्स हमारे पास मेंटेन हो गई। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि इंडियन और यूरोपियन जीनोम जो है या जेनेटिक मेकअप जो हम बात करते हैं वो अलग अलग होता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर हम प्योर एग्जॉटिक ब्रीड की बात करें जो तो A1 टाइप का मिल्क है, दैट इज सुटेबल फॉर द पीपल ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन क्योंकि इंडियन जीनोम उस जीनोम से मैच नहीं करता, इसलिए इंडियन जीनोम सिस्टम में इसकी डाइजेस्टिबिलिटी का रेट कम हो सकता है। सिमिलरली इंडियन ओरिजिन में अगर हम देखें तो A2
मिल्क जो है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी का रेट अच्छा खासा होता है। लेकिन आज अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो एग्जैक्टली और एक्यूरेटली तो इसको कहना मुश्किल है कि विच इज बेटर, लेकिन ऐसा धीरे धीरे करके साइंटिस्ट इस चीज के एविडेंसेस दे रहे हैं कि A2 क्वालिटी मिल्क जो है दैट इज मच बेटर इन कंपैरिजन टू A1, और इसीलिए हमारी गिर गाय का जो ब्रीड है इन द फॉर्म ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें हम सीमेन को बेसिकली ब्राजील एक्सपोर्ट कर रहे हैं या गिर गायों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वहां पे क्रॉस ब्रीडिंग करवा के A2 क्वालिटी ऑफ मिल्क गायों के थ्रू जनरेट किया जा सके। तो देखिए, आपको मैंने यहां पे बताया कि एग्जॉटिक ब्रीड में सिर्फ A1 मिल्क होगा, इंडिजिनस ब्रीड में सिर्फ A2 होगा। लेकिन अगर कहीं हमने इसकी और इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करा दी, रीजन बहुत सिंपल है कि जो एग्जॉटिक ब्रीड है उनकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इंडियन ब्रीड्स की डिजीज रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो हम जरूर चाहेंगे कि डिजीज रेजिस्टेंस की भी प्रॉपर्टी रहे और क्वांटाइज्ड मिल्क मिले, वो भी हमें ज्यादा मिले। और अगर हम ऐसे जीनोम में जिसमें हम डिजीज रेजिस्टेंस की बात करेंगे, वो भी मिले हमें, और हमें जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिले वो भी हमें ज्यादा मिले, तो जब हम ऐसे जीनोम की ऑब्वियस सी बात है क्रॉसिंग कराएंगे तो हमारे पास ना तो वो प्योर एग्जॉटिक ब्रीड बचेगी और ना वो प्योर इंडिजिनस ब्रीड बचेगी। और जितनी बार उसमें सेल्फिंग होगी या जितनी बार उसके प्रोजेनीज क्रॉस्ड ब्रीड में बनाए जाएंगे, उतने बार चांसेस हैं कि जो हमारे पास A1 और A2 वेरिएंट्स ऑफ बीटा केसीन है, ये होमोजाइगोसिटी ना मेंटेन करते हुए अपनी देखिए हेट्रोजाइगस अवस्था में आ जाएंगे। और यही कारण है मिल्क जो हमें आजकल मिल रहा है वो बेसिकली मिक्सचर है A1 और A2 बीटा केसीन वेरिएंट्स का। अब जब हम प्योर ब्रीड बनाते जाएंगे, अगर हम बेसिकली जेनेटिक रिवर्सल कर रहे हैं, वैसे तो हम फॉरवर्ड जेनेटिक्स को आजकल फेवर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क विच इज सुटेबल फॉर आर जीनोम, विच इज सुटेबल फॉर आर सिस्टम चाहिए, तो हमें रिवर्स जेनेटिक्स करते हुए क्रॉस ब्रीड्स को अच्छे सीमेंस यूज करते हुए इंडिजिनस ब्रीड्स के गुड सीमन यूज करते हुए हमें उनको अल्टीमेटली 100% प्योर इंडिजिनस ब्रीड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये हेटेरोजाइगोसिटी A1 और A2 की जो मिल्क की है वो A2 में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये मैंने एक बेसिक कॉम्पोजिशन बनाया कि क्यों जो मिल्क हमें मिल रहा है वो प्योर A2 नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी ज्यादा क्रॉसिंग करा ली है एग्जॉटिक ब्रीड्स के कारण कि कोई भी हमारी देसी गाय है जो भी, उसका जीनोम प्योर नहीं है, वो एक्चुअली एक मिक्स्ड टाइप है जिसको हम क्रॉस ब्रीड्स के नाम से जानते हैं। अब चलिए यहां पर हम देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2 मिल्क। तो हम यहां पे समझते हैं कि जो A2 मिल्क है वो कहां से जनरेट हो रहा है, वो देसी गाय से, देसी काऊ से जनरेट हो रहा है। और A1 विच इज व्हाट वी कॉल एज द ऑर्डिनरी मिल्क, मैंने अपने आपको यहां पे बहुत क्लियरली आपको समझाया है कि जो ऑर्डिनरी मिल्क है दैट इज एक्चुअली अ कॉम्पोजिशन ऑफ A1 एंड A2, एंड जितनी बार आपने क्रॉस कराया एग्जॉटिक ब्रीड से, आपने हमेशा A1 का कॉम्पोजिशन A2 से ज्यादा कर दिया। इसीलिए ऑर्डिनरी मिल्क में A1 कॉम्पोजिशन हमेशा ज्यादा होता है, या बीटा केसीन का A1 वेरिएंट जो है वो ज्यादा होता है। अब यही चीज देखिए पहले पॉइंट में लिखी गई है, बल्कि जो हमारी देसी गाय है उनके पास सिर्फ A2 वेरिएंट है, लेकिन जो ऑर्डिनरी मिल्क है वो A1 और A2 प्रोटीन्स उसमें पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं ये मैंने डिस्कस कर दिया है। A2 मिल्क हैज हाई लेवल ऑफ ओमेगा 3, और आप सब जानते हैं कि ये जो ओमेगा 3 होता है, जैसे अखरोट में
बादाम में। हम कहते हैं कि हमें ये चीज़ें क्यों खानी चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि ये टेस्टी होती हैं, इसलिए क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में डिपॉजिट नहीं होने देती हैं। और देखिए, अगर हम पहले दिन से A1 मिल्क कंज्यूम करेंगे तो देखिए उसमें ओमेगा 3 नहीं पाया जाता, जिस कारण से वो मिल्क का फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल एलिवेट हो जाता है। बल्कि A2 मिल्क में आप देख रहे हैं यहाँ ओमेगा 3 पाया जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट नहीं होने देता। अब देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सेरिब्रोसाइट्स प्रेजेंट इन A2 मिल्क इंक्रीज ब्रेन पावर। ये एक बहुत स्पेसिफिक तरीके के हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी है जो कि ब्रेन में पाई जाती है, और इसीलिए ये ब्रेन को पावर को बढ़ाते हैं। और इस तरीके का कोई भी कंपाउंड A1 में नहीं पाया जाता, इसीलिए वो ऑटिस्टिज्म को, साइजोफ्रेनिया को, स्टमक अल्सर्स को, डायबिटीज 1 को और कार्डियक प्रॉब्लम्स को प्रमोट करते हैं। अब स्ट्रॉन्शियम ऑफ A2 मिल्क, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे एक एलिमेंट जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्शियम ऑफ A2 मिल्क, ये प्रेजेंट होता है A2 मिल्क में। ये कोई भी देखिए धातु है। अब जैसे हम बात करते हैं कॉपर की, कॉपर का पानी हम इसलिए पीते हैं क्योंकि वो टॉक्सिसिटी को हमारी बॉडी से हटाता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एनहांस करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्शियम है वो A2 मिल्क में प्रेजेंट होता है, लेकिन A1 मिल्क में नहीं प्रेजेंट होता, जिस कारण से A1 कभी भी इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम नहीं कर सकता। और स्ट्रॉन्शियम प्रेजेंट होने की वजह से जो भी बॉडी सिस्टम है उसे कवरिंग मिलती है बाहर के पैथोजन से लड़ने के लिए, जिसे हम सिंपल भाषा में इम्यूनिटी कहते हैं। और यही इम्यूनिटी हमारी बॉडी को आगे तैयार करती है किसी भी चीज के हार्मफुल इफेक्ट से अपने आप को बचाने के लिए। तो ये ब्रीफ डिस्कशन हुआ कि A1 और A2 मिल्क में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, यहां पर हम इस स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ A1 बीटा केसीन है वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जब कभी भी आप जानते हैं A2 का तो प्रोटीओलिटिक डाइजेशन होता ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जितनी भी चीज आप इस स्लाइड में देख रहे हैं ये चीज की पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती। अब देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ A1 बीटा केसीन किस तरीके से काम करती है, कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, इसका एक ब्रीफ समरी हम यहां पर आपके सामने आपको करा रहे हैं। देखिए, जब A1 बीटा केसीन जो वेरिएंट होता है बीटा केसीन का, जिसमें मैं A1 मिल्क की बात कर रहा हूं, जब उसका प्रोटीओलिटिक डाइजेशन होता है तो उससे क्या चीज रिलीज होती है, मैंने आपको बताया था BCM7। ये BCM7 क्या करती है कि ये गट एपिथेलिया को क्रॉस करती है और अल्टीमेटली जब गट को क्रॉस करेगी तो ये ब्लड सर्कुलेशन में बॉडी सिस्टम में आ जाती है। अब यहां से देखिए दो चीजें होती हैं। ये सर्कुलेशन के थ्रू या तो हमारे सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, जिस कारण से ऑस्टियोक्लास्टिक बोन एब्जॉर्प्शन होता है। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि जो बोन्स हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, बोन्स जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं। एक ऑस्टियोब्लास्टिक होता है एक्टिविटी, एक ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होता है। ब्लास्टिक और क्लास्टिक एक्टिविटीज, देखिए ब्लास्ट बनता है मतलब फॉर्मिंग सेल्स और क्लास्ट का मतलब होता है बोन डिसॉल्विंग सेल्स। ये एक बेसिक फर्क है कि बोन फॉर्मिंग सेल्स को आप ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स कहते हैं और बोन डिसॉल्विंग सेल्स को आप ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स कहते हैं। तो जब ऑब्वियस सी बात है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी अगर हो गई तो बोन डिसॉल्विंग की अगर पावर जनरेट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बोन्स हैं वो बहुत फ्रेजाइल हो जाएंगी। तो जैसे ही BCM7 सर्कुलेशन के थ्रू सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन करेगा, वैसे ही ऑस्टियोक्लास्टिक बोन रिब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जिस कारण से बोन फ्रेजाइल हो जाती है। अब देखते हैं कि अगर ये BCM सर्कुलेशन में एंटर करके बेसिकली म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ
इंटरैक्ट करेगा तो बेसिकली क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो हमारे 3 पार्ट्स पर बीसीएम का म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ जब बेसिकली इंटरेक्शन होता है तो 3 पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड हो सकते हैं, गट, बोन एंड द ब्रेन। देखिए, गट जैसे ही बीसीएम से अफेक्टेड होगा वहां पे क्या होने वाला है, इट रिड्यूसेस गट मोटिलिटी एंड डिलेज गट ट्रांसमिट टाइम, जिस कारण से क्या होगा कि किसी के माइक्रोबियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए यहां पे इम्यूनिटी रिड्यूस हो रही है। ये क्या करेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन कर सकता है, जिस कारण से देयर इज इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी। तो हो सकता है कि जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो बॉडी से डिस्चार्ज हो जाए। तो अगेन इट इज अ फैक्ट ऑफ द डिक्रीज इन द इम्यूनिटी सिस्टम। अब ये क्या करता है, बाइल एसिड पाथवेज को भी क्या कर देता है, ऑल्टर कर देता है। और आपको पता है कि जो बाइल एसिड्स हैं वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक चीज ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स ढंग से नहीं हुआ तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि जब फैट का डिपोजिशन बॉडी में हो गया तो धीरे धीरे करके उसकी हार्डनिंग होने लगती है, वेसल्स की हार्डनिंग होने लगेगी और ये डिजीज को हम एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, बीसीएम जब म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ बोन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो रिड्यूस ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कर देगा, मतलब बोन फॉर्मिंग सेल्स का जो प्रोडक्शन रेट है वो कम कर देगा। अगेन व्हाट विल हैपन, द बोन्स विल बिकम फ्रेजाइल। अब लास्ट सिस्टम में जब वो ब्रेन पे इंटरेक्शन करेगा बीसीएम ओपियोइड रिसेप्टर के साथ मिलके, तो वो इंक्रीज्ड प्रेफरेंस जनरेट कर देता है ज्यादातर फैट रिच डाइट के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम फैट रिच डाइट लेते हैं तो जो नेट रिजल्ट होता है उसको, जिसको हम कहते हैं एक नॉर्मल बॉडी वेट से अगर ज्यादा वेट होता है, द कंडीशन इज व्हाट वी कॉल एज ओबेसिटी। तो ये ओबेसिटी का मेजर कॉज बनता है। अब अगर हम यहां पर जनरल इम्यूनिटी की बात करें तो हम हमेशा बात करते हैं कि अपने बॉडी वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए, आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कोरोना के सिस्टम में द ओनली वैक्सीन इज द नेचुरोपैथी, और जो हम वैक्सीनेशन हमें मिलेगा वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में एंटीजन जो कि कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट बेसिकली एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट करेगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है देन कोरोना वायरस इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल वायरस जो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, हमारी बॉडी में लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करेगा और जनरली 12 to 14 डेज के बीच में हमारी बॉडी में उसकी जब लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी तो वो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन इस बीच अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है तो हमें उसके लीथल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी का डे 1 से जो बॉडी इम्यूनिटी है उसका स्ट्रांग होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्योंकि दूध ही वो चीज है जो हमारे घर में मॉर्निंग में आके हर प्रोडक्ट को जनरेट करते हुए शाम की चाय तक चलती है, इसलिए दूध का इफेक्ट हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम पर है वो किस तरीके से पड़ता है, आज के टॉपिक का सारा यही था। होपफुली मैंने एक कोशिश करी है आप लोगों को के साथ अपनी जो कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करी थी वो शेयर करने की। होपफुली ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।